भाइयों और बहनों, पहले तो जो भाइयों ने शिकायत की थी, तीन ने, एक हमारे मित्र हैं, वो तो हैं, वो तो सबसे ही हैं, लेकिन जो तीन ने शिकायत की वो भी बिल्कुल शांत रहे। उनका कहना था, वो उन्होंने सुना दिया, तो उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये चिट्ठी मैंने थोड़ी पढ़ ली, क्योंकि ऊपर लिखा है शीघ्रता से पढ़ो और उसका जवाब दे दो। ये एक सिख भाई ने चिट्ठी लिखी है। वो सूचना करते हैं, कल जो मैंने कहा था उस पर से, कि सिख ग्रंथ में तो मीठी मीठी ज्ञान की वार्ता तो बहुत सी भरी है। मैंने तो ये भी कह दिया कि उसमें से कुछ न कुछ तो बार दफा गाया जाता है भजन में, इससे उनको संतोष नहीं होता है। मैं समझ सकता हूँ। तो कहते हैं कि कुछ मैं खुद ही तो सुना दूँ। तो उन भाई से मेरी ये प्रार्थना है कि कोई वक्त ब्रज किशन जी के साथ वो वक्त ले लें और उस वक्त आकर मुझको कुछ सुना दे, मैं सुन लूँ। और इसमें से ऐसा कुछ मुझको लगेगा कि अच्छा, वो तो हमेशा क्यों न कहें, तो हमेशा कह देंगे। मुझको तो अच्छा ही लगेगा कि जितने धर्मों में है उसमें से कोई बुलंद चीज़ है वो बस प्रार्थना में भर दें, बड़ा अच्छा लगे। वो हो नहीं सकता है और उसके लिए अवसर तो होना ही चाहिए। बगैर अवसर के कुछ करें तो कृत्रिम हो जाता है। उसका विषय असर न मेरे दिल पर होता है, न मेरे दिल पर न हो। जो खुद प्रार्थना करवाता है तो विषय दूसरों के दिल पर तो असर हो कैसे सकता है। हमारे यहाँ तो एक भजन है, तो गुजराती में भजन है कि वो कहता है, भक्त है वो, कि सारे जगत में इतनी दिया बत्ती है, वो तो चांद है, सूरज है, वो तो तारागण है, उसको दिया बत्ती कहते हैं। तो उसमें से एक चिंगारी तो मुझको दे दो। कहता है कि अगर वो चिंगारी भी मुझको नहीं मिलती है तो विषय तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो कांप उठता हूँ, लेकिन जो खुद कांप उठता है वो दूसरों को कैसे वो उनका कांपना वो छुड़वा सकता है। उनकी जो थरराट है, जो कंपन है, उसको कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरे दिल में ही एक कृत्रिमता पैदा हो जाए कि चलो सबको राजी करने के लिए कुछ करो, तो मैं निकम्मा बन जाता हूँ और आप पर तो कोई असर नहीं होगा। तो वो भाई वक्त ले लेंगे, मुझको सुना देंगे, मुझको लगे कि हाँ अच्छा ही है वो तो विषय उसको हम दाखिल कर देंगे। इतना वो समझ ले कि मेरे दिल में अगर कोई भी धर्म में से कुछ निकाल कर नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, कभी हो नहीं सकता है कि उस धर्म के बारे में मेरे दिल में आदर कम है। मेरे दिल में तो सब जो धर्म है उसके प्रति इतना ही आदर है जितना मेरे धर्म के प्रति। दूसरी तरह से मैं मेरा जीवन को चला नहीं सकता। वो तो इस बारे में हो गया। अभी एक भाई ने मुझको कह दिया था, कुछ दिनों की बात है, कि तुमको हम रुई दे दें। तो रुई तो यहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ मेदो पड़ी है, उनके पास रुई की वो पेटियाँ पड़ी है और वो तो उसको ऐसी तरह से बंद की जाती है कि वो कोई ऐसा नहीं पता चले कि इसमें रुई भरा है, ऐसी पड़ी है। और नहीं तो अपना काम कैसे चलाएंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुंबई में तो हजारों रुई की ऐसे कांचड़ी कहो, उसको क्या कहते हैं, वो पड़ी है। तो उसमें से थोड़ी यहाँ दे देना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने भी कहा कि हाँ वो तो दे दो। उसका सबब भी क्या है कि मैंने एक दफे कह दिया था, उस पर से ये बात निकली कि अगर हमारे पास रुई आ जाए और एक सुई आ गई तो एक सुई से तो नहीं निपटता है। एक कुरुक्षेत्र में ही अभी तो 2 लाख
वो शरणार्थी पड़े हैं और रोज नए आते जाते हैं, तो उनके पास ये काम लेना तो एक सोई से तो नहीं चलेगा ना। लेकिन सोई हमारे पास काफी मिले, धागा सीने का मिले और वो कैली को मिले, या तो गाढ़ा मिले, गाढ़ा तो इतना नहीं मिल सकता है, काली को तो मिलों का है मिले, तब वो तो उन लोगों को, शरणार्थियों को ये रू बांट दो और पीछे उनको रू को थोड़ा साफ करना पड़ता है, हाथों से साफ हो जाता है और उसमें से पीछे वो रजाइयाँ बना ले अपने हाथों से। तो जो बनी हुई रजाई का दाम पड़ता है, उसी आधे दाम से ये काम हमारा निपट जाता है और जितना चाहिए इतना रू तो पीछे मिलेगा। तो किसी को वो जाड़े के दिनों में वो ठंडी की बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, सबको काफी गर्मी मिल सकती है। पीछे उसमें एक फायदा तो वो भी है कि जब हमने एक रजाई बना ली तो जब मेली हो जाए तो मेली तो उसको होना है। मैं कली को माना कि रंगीन मिले, हमको रंगीन मिले तो भी कोई तो रंग है, उसका मतलब ये कि मेल तो है लेकिन वो मेल हमारे देखने में नहीं आता है, तो वो भी तो बुरी बात है। इससे तो बेहतर है कि सफेद हो तो उसमें मेला हुआ तो जब हमारे धोना है तो बहुत धो सकते, तो ऐसे नहीं धो सकते कि रुई उसमें भरा है तो भी। लेकिन जब हमने ही धागे से सी लिया है, मोटे मोटे धागे होंगे, तो उस धागा को तोड़ डालें और रुई को रखें, धूप में रखें, उसको थोड़ा फैलावे तो दोबारा तो धुनकी चलाई ऐसा हो जाता है। और पीछे वो रजाई का कपड़ा है उसको साफ करें, पीछे उसमें भर के, तो दो हमको फायदा मिलता है। एक तो हम नई रजाई बना लेते हैं और पीछे नई गर्मी पैदा कर लेते हैं। रुई का तो ये है, वो ऊन का कपड़ा का नहीं रहता है। रुई की अगर रजाई बना लेते हैं तो थोड़ी दब जाती है, तो पीछे उसमें से जो गर्मी मिलती है वो इतनी नहीं मिलेगी, कुछ तो मिलेगी। इसलिए अगर उसको नई बना लेते हैं तो एक तो खूबसूरत लगती है और पीछे मिल जाती है और हजारों या तो कहो कि लाखों रुपया बच जाता है, क्योंकि हमारे तो लाखों रुपया आदमियों के पास से काम देना है। तो इस तरह से मैंने कहा, तो मुझको लगा कि मैं यहीं आपके मार्फत से जो ऐसे दानी पड़े हैं कि जो हमको रजाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कोई मिल नहीं बना चलाते हैं, लेकिन उनके पास वो तो सिर्फ कपास के ही या तो रुई के ही सौदागर रहते हैं ना, तो वो रुई हमको देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहता हूँ कि जितनी वो दे सकेंगे वो उसका स्वीकार कर लूँगा और उनको मैं धन्यवाद भेज दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि वो भी करें। यूँ भी तो हमको अभी तो मैं यहाँ जाहिर नहीं करता हूँ, लेकिन अभी भी या तो पैसे आते हैं या तो कोई न कोई रजाई भेज देते हैं या तो कमल भेज देते हैं, लेकिन कुछ आता ही रहता है। तो वो सिलसिला तो अच्छा लगता है। लेकिन हमारे रेफ्यूजीज भी तो आते ही रहते हैं, उनको सबको पहुंचाना, हुकूमत को तो पहुंचा नहीं है। हुकूमत से हो सके वो करें, लेकिन हुकूमत खुद दब जाएगी अगर सब बोझ उन पर रखें। आज तो हुकूमत जो हुकूमत चलाते हैं उनकी नहीं है, हुकूमत तो आपकी है, मेरी है, और वो तो हमारे नुमाइंदा होकर जाते हैं। उसको जब उनको हटाना चाहते हैं तब हटा सकते हैं, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन जब आपको मैं ये रुई की ही बात करता हूँ तो मुझको ऐसा ख्याल आता है कि आपको दोबारा जो मैं कहना चाहता हूँ था वो सुना दूँ, वो हमारे कपड़ा के लिए कि मेरे पास तो बहुत तार आते हैं, खत आते हैं कि ये तो तुमने निकाला हो, बड़ा अच्छा है। हिंदुस्तान आज तो मरा हुआ सा लगता है। ये तो हमारा झगड़ा चलता है, उसको छोड़ो, झगड़ा तो यहाँ चलता है, उत्तर में चलता है, वहाँ तो कोई दक्षिण में तो है ही नहीं। आज तो खैर थे, लेकिन जो भूख है और जो कपड़े की तंगी महसूस करते हैं वो तो सारे हिंदुस्तान में है। वो तंगी तो ऐसी है कि जिससे हमें पता तो न चले कि कैसी तंगी है, लेकिन तो ऐसी बुरी है कि पीछे उसमें तो करोड़ों की जान चली जाए, हमें पता भी न चले। तो ये तो बहुत कठिन बात हो गई, मुश्किल की बात हो गई। तो वो तो हमारे हटाना है।
तो हम हटा सकते हैं। और मुझको बिल्कुल विश्वास है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि वो अगर अनाज की तंगी है और कपड़े की तंगी है तो हमने बनाई है। हकीकतन वो दो में से एक भी तंगी यहाँ है ही नहीं। तो आज तो मैं कपड़ा की तंगी नहीं है वो बताना चाहता हूँ। बता तो दिया है मैंने, लेकिन क्यों, वो जो रुई की कांसली की बात हो गई ना, तो बताता है कि रुई अगर हम चाहें सबके लिए करना तो सब तो कहाँ से दें, वो तो वैसे बहुत प्लान हो गया बड़ा। करें तो वो कोई बड़ी बात तो हो नहीं सकती है कि कहें कि अगर सब वो कपास को धुनकी चला दे और उसका कपड़ा बनकर पहनना चाहें, वो शर्त करें और पीछे किसी के पास कपड़ा मांगे ही नहीं, तो हम जितना रूहे चाहिए इतना मुफ्त दे देते हैं। ये कोई मुझको आश्चर्य की बात नहीं होगी ये बने तो, लेकिन कैसे वो बने कि जब हम आज आलसी हैं, वो आलस्य को छोड़कर हम उद्यमी बन जाए। और वो कोई यहाँ इसमें है उससे तो नहीं निपटता है ना, सारा हिंदुस्तान को इसमें तो पूरा हिस्सा देना है। अगर वो हिस्सा दें तो वो खूबी से हम कर सकते हैं। तो कैसे वो करें, तो मैंने तो बताया है कि हमारे पास सब सामान तो पड़ा है। करघा चाहिए, चरखा चाहिए, वो सब है, लेकिन मुझको ख्याल आता है कि इतने शरणार्थी है, उसको शरण चाहिए। वो बेकार बैठे सब पूछ लें कि हमको कुछ धंधा दे दो। जो वकील है वो कहे कि मुझको वकालत का काम दे दो, वो तो बन नहीं सकता है। कौन वकालत दे? वकालत माना कि एक आदमी डेरा इस्माइल खान में करता था, वहाँ से वकालत छूट गई, लेकिन यहाँ की तो वकालत तो नहीं छूटी है। यहाँ वकील तो पड़े हैं, वकील जितने हैं उससे कम से हम काम चला सकते हैं। तो जिस जगह पे काफ़ी से ज़्यादा वकील पड़े हैं, उस जगह पे नए वकील आ जाएं, तो उनको वकालत हम कहाँ से दें, उनको नए मकान कहाँ से दें? वो तो ऐसा पेचीदा काम हो जाता है कि वो काम गिरता है। तो वो तो काम तो गिरता है, लेकिन हमारा नाम गिर जाता है और हमारे लोग गिरते हैं। बस आखिर में बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं और अपना सम्मान को गंवा देते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को सबको, धनिक है तो भी और गरीब है तो भी, एक ही जगह पे रहना है। एक ही जगह पे रहकर पीछे वहाँ चौपट नहीं खेलना है, वो शतरंजी नहीं खेलना है, लेकिन उसको बैठकर वहाँ कुछ न कुछ अपने लिए काम करना है। अपने लिए अगर सचमुच काम कर लेते तो सारे हिंदुस्तान के लिए होता है, क्योंकि अपने लिए वो काम करते हैं तो इतने लोग, लाखों लोग, कि आप लोगों को सबको, धनिक है तो भी और गरीब है तो भी, एक ही जगह पे रहना है। एक ही जगह पे रहकर पीछे वहाँ चौपट नहीं खेलना है, वो शतरंजी नहीं खेलना है, लेकिन उसको बैठकर वहाँ कुछ न कुछ अपने लिए काम करना है। अपने लिए अगर सचमुच काम कर लेते तो सारे हिंदुस्तान के लिए होता है, क्योंकि अपने लिए वो काम करते हैं तो इतने लोग, लाखों लोग, लाख भी नहीं लेकिन लाखों लोग, माना कि 35 लाख या तो उससे भी अधिक, इतने आ गए हैं, नए पाकिस्तान से आए। यहाँ की बात तो नहीं है, यहाँ तो है, भरे हैं वो, लेकिन इतने आए हैं। वो सब अपनी अपनी शिविर में, कैंप में वो ऐसा काम शुरू कर दें तो वो तो आसान चीज़ हो जाती है। सोई तो हर जगह पे मिल जाती है और पीछे वो रुई मिला, लेकिन वो तो मामूली एक वक्त बना लिया, पीछे क्या। तो उन लोगों को काटना है, मर्दों को और स्त्रियों को, कब कि जब दूसरा सब काम हो गया है तो बचा लें। तो वो तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, उससे भी अधिक। मैंने तो बहनों को देखा है कि 8 घंटा तक काटती है, उसको थकान नहीं होता है। वो चरखा चीज ऐसी है कि उसमें थकान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आस्ते आस्ते चरखा चलता है। तो चरखा चलावे, लेकिन चरखा इतना कहाँ से दें, आज कहाँ से मिलेगा? तो तकली है, तकली तो मिल सकती है जितनी चाहिए, और वो चकली तो लोखंड की तो बनती है, उसको भी कुछ तैयारी करने में तो वक्त जाता है। तो बांस की वो हमारे घर में बना ली,
तो आसानी से बन जाती है, बनी। और ऐसे ही हमने काटना शुरू कर दिया। तो इतने लोग अगर काटना शुरू कर लेते, तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ कपड़े की तंगी तो कभी हो नहीं सकती। कपड़े की तंगी एक शर्त से हो सकती है कि यहाँ कपास ही उठानी है, तब मैं कबूल करूँगा कि तंगी हुई। क्यों? कि कपास नहीं है तो हम कपड़े कैसे बनाएं? कोई हवा में से थोड़े बनने वाले हैं। तो इसलिए हमको पीछे कपास तो बाहर से मांगना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कपास का दुष्काल कभी आया ही नहीं। सारे हिंदुस्तान के इतिहास में देखोगे तो ऐसा कभी नहीं सुना है कि कपास का दुष्काल हुआ है। कपास का दुष्काल कहाँ से है? कपास तो यूं ही पैदा हो जाता है, और जितना हमें चाहिए उससे बहुत अधिक कपास पैदा होता है हिंदुस्तान में। तो उसका घाटा तो आ नहीं सकता है। तो जब हमारे पास कपास पड़ा है, जिसमें से ये कपड़े हम पहनते हैं वो है सब के सब, तो जब कपास पड़ा है, माना कि हमारे पास धान पड़ा है, तो कोई ऐसा कह सकता है कि रोटी नहीं मिलती है इसलिए हम भूखे मरे? अरे धान है तो धान को पीसो, या तो धान को ऐसे ही उबालो और पीछे खा जाओ। तो वो तो उबालने की या तो पीसने की बात हो, पीछे रोटी पकाकर खा जाओ। एक बहन को मैं कह दूं कि आपको मैं इतने गेहूं दे देता हूँ, तो वो तो भूखो नहीं मरने वाली है। गेहूं उसने दे दिया, गेहूं को पीसेगी, पीसने का भी कोई सामान नहीं है तो गेहूं को अगर अंगार भी मिला तो अंगार तो मिलना ही चाहिए, तो उसको पका लेगी। पका देगी तो हर एक गेहूं है वो रोटी है आपकी, और उसमें तो बहुत खूबी भरी है। मीठा भी बहुत है, पकाने में कुछ देर लगती है। तो न उसमें घंटी चाहिए न कोई भी चीज़ चाहिए, और वो खाने में थोड़े गेहूं खा लिए और हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि वो तो चबाना चाहिए। तो जब चबाते हैं तो उसमें से हमको पूरा संतोष मिल जाता है। और पीछे भाजी वगैरह उसके साथ तो दूसरी बात है। मैं तो एक उदाहरण आपको देता हूँ कि हम कैसे अपना काम को चला सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक बहन को कह दूँ कि बहन, आपको कपड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तो आपको कपास दे देता हूँ, तो कपास ले लो। कपास में से वो जो निकलते हैं कपासिया, उसको निकाल लो। तो एक तो वो हमारे पशु के लिए वो खुराक भी मिल जाता है, और पीछे जो रुई रहा, रुई को हाथ से करे, कुछ धुनकी से चलावे और उसमें से पुनिया बना ले, उसमें से सूट बना ले, और पीछे उसमें से कपड़ा बना ले। उसमें से कपड़ा बना तो करघा चाहिए, तो करघा मिलना कोई कठिन बात नहीं है। पुरुष भी तो पड़े। माना कि जितने वो शरणार्थी है वो इस काम को कर लेते हैं, तो एक सारे हिंदुस्तान में हवा पैदा हो जाती है कि हमारे तो अभी कपड़ा हमारे हाथ से बनाना है, और नहीं तो हमारे नंगा फिरना पड़ेगा। ऐसा सुंदर शुभ अवसर हिंदुस्तान में अगर आज आ सकता है, और जिस काम की ओर हमारा ध्यान चला जाए, तो मैं आपको कहता हूँ कि आज जो एक जहर भर गया है और फैल रहा है अभी भी, वो जहर नहीं होगा, इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है। तो एक खूबी की बात है। यूं भी मैं तो इरादा तो करता था, लेकिन ये हमारी लेडी माउंटबेटन है ना, वो तो शादी औरत है, तो वो तो फिरती रहती है, जब मौका मिलता है तो गई थी। तो ये कुरुक्षेत्र में जो कैंप चलती है, वहाँ भी दूसरी जगह पे एक ही कैंप में गई ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो बहुत बड़ी शहर सा हो गया ना, 2 लाख की आबादी हो जाती है और पीछे बढ़ती जाती है। तो उनको मिला तो सबने कहा कि वो महात्मा कहाँ बैठा है, छुप गया है कि कभी भी हम उसको देख सकेंगे, क्योंकि वो मोहब्बत पड़ी है। गुस्सा तो आवे, लेकिन वो मोहब्बत है, वो गुस्सा को पीछे खा जाती है। गुस्सा तो यूं आवे कि महात्मा पड़ा है, वो तो पंजाब का बन गया, पंजाब में रहा है, हमारे पास से इतना सूट कटवाया, ये किया वो किया, अब भी क्यों उसके जिंदा होते हुए इतनी परेशानी में हमको पड़ना पड़ा। उसमें से वो गुस्सा निकले। लेकिन वो तो समझते हैं ना कि महात्मा है कौन, वो तो अल्पात्मा है, वो कोई ईश्वर थोड़ा है, उसके पास हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास तो एक भरी है, वो तो सबसे ऊंची है ना। गाती है वो लड़की कि सबसे ऊंची प्रेम से गाई वो मेरे पास तो पड़ी है। तो इसलिए उस प्रेम का बंधन जो रहा है, तो बहनें हैं, भाई लोग हैं,
पिता है, छोटे छोटे लड़के हैं, सब कहते हाँ गांधी को तो भेजो, देख तो ले, देख कर वो कर तो कुछ नहीं सकता है। तो वो कहती है मुझको आज आई कि अभी तो तुम्हारे इतना तो करना ही चाहिए। मैंने तो लोगों को कह दिया कि हाँ मैं भेज दूंगी, भेज सकती है। आखिर में वो तो वाइसरॉय की बीवी है, आज वाइसरॉय नहीं रहे हैं तो क्या, वो तो हमने, जवाहरलाल ने, सरदार ने, सब ने उनको कहा कि आप वाइसरॉय मिल जाते हैं तो कोई हमारे खादिम तो नहीं मिल सकते, तो आप यहाँ रह जाए। अब पहला हमारा गवर्नर जनरल हम किसी को बना तो सकते हैं, लेकिन आप ही के हाथ से ये सब चीज़ बनी है और अभी तो काफ़ी बाकी पड़ी है, तो आप यहाँ रह जाए, हमारे खादिम बन के तो अच्छा है। तो वो रह गए। तो पीछे उनकी बीबी, तो वो तो चीज़ तो पड़ी है उसमें, तो वो कह तो सकती है ना मेरे तरफ से भी कि अच्छा मैं उसको भेज देती। तो उसको कहा, तो मेरे पास आ गई और विषय में उसको कहा कि अभी तुम जाएगा तो अच्छा है। तो मैंने उसको कह दिया कि मैं जाऊँगा। तब कब जाएगा वो बात हुई, तो वहाँ तो वो तो ये लाउड स्पीकर तो है ही नहीं, और मैं जल्दी न जाऊँ तो पीछे हमारे बीच में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आ जाती है, वो छोड़कर तो नहीं जा सकता हूँ। तो 8 दिन चले जाते हैं, शायद जाने भी चाहें, तो उसके बाद जाना वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा तीस हुआ कि भले बाद में जाऊँ, लेकिन यहाँ से ही इस यंत्र के मार्फत में उनसे बात करूँ, लेकिन उसके लिए वहाँ कुछ यंत्र होना चाहिए, तब तो बात हो सकती है। तो कर ली, उसमें कुछ दिन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ही तो मैं कह दूंगा कि इतनी मोहब्बत से वो खींचते हैं, इतनी मोहब्बत से वो तो पानीपत पे मुझको बुलाते हैं, तो पानीपत तो जाऊंगा। वहाँ छोटी तादाद है, उनको मैं मिल सकूँ। वहाँ बड़ी काफ़ी मुसलमान परेशान है, लेकिन वहाँ जो मुसलमान है वो भी बुलाते हैं, जो वहाँ पानीपत में रहते हैं वो हिंदू भी बुलाते हैं। वो भी कहते हैं कि हम तो आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं, कब बरसों से रहे हैं, अभी क्यों ये हो गया है। वो तो ईश्वर की खूबी है, हम पागल बन गए हैं, इसलिए वो भाई भाई है वो जुदा बन जाते हैं, दुश्मन से बन जाते हैं। तो दुश्मन बने भी नहीं है, तो भी ऐसा हो गया है। तो पीछे बुलाते हैं कि आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने कर लिया है कि मैं चला जाऊंगा, कोशिश करूंगा, और वहाँ तो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं चला जाऊं। तो कोशिश करूंगा कि सोमवार को तो वहाँ जाना, और पीछे वो ऐसे यंत्र से उन लोगों के साथ बात कर लेना कुरुक्षेत्र में, और पीछे कुरुक्षेत्र में ये सब काम कांग्रेस का निपट जाए तो पीछे वहाँ जाना, वो मेरा प्रोग्राम है। तो आपको मैंने कह दिया, और आपके मार्फत से वो भी सुन सके तो अच्छा है। बस अभी